असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। गुजरी शब किसी ख्वाब से कम ना थी। वो बाड़ी को तवा सर दोनों हाथों पर गिराई कमजोर लम्हे की गिरफ्त में आने पर खुद से नाराज बैठी थी। दुल्हाम गुनगुनाते हुए नक सर तैयार आज की जरूरी मीटिंग के लिए रेडी था जब अना ने एक काटदार निगाह उस पर डाली थी। दुल्हाम दबेज कली पर चलता उसके करीब आया तो अना ने रुख मोड़ लिया। उसने हाथ बढ़ाते हुए उसके थोड़ी थामे अन्ना का चेहरा अपने सामने किया। वो दांत कुछ जाती एक बार फिर से खा जाने वाली नजर से उसको देख रही थी। तवील सफर के बाद जब पड़ाव अचानक से सामने आ जाए तो यकीन मानो उसका भी अपना ही मजा होता है। वो मीठी निगाहों का हंसा उसके गिद्ध बांधते हुए बोला था, अब यहाँ से चले जाएं दुल्हन, बहुत ऐसा न हो कि मैं अपने आप में न रहूं। वह घुराई थी। दुल्हन की नजर उसके वजूद का तवाफ कर रही थी तो वहीं कम हवाबी का पता देती हुई सुर आंखें उसे जी जान से अपनी जानब मुतवज्जो कर रही थी। थोड़ी देर में आता हूँ मैं। वो तुम्हारा मूड ठीक करने का कोई बेहतरीन प्लान है मेरे पास। अनादिल कि ये मीटिंग भी जरूरी है, अपना ख्याल रखना। वो जो बहुत कुछ कहना चाहता था रिंग होते हुए सेल ने उस शहर को तोड़ा था। वो खड़े होते हुए एक हाथ से उसके रुखसार थपथपाता हुआ उसके सर पर लब रखते हुए पीछे हट मुड़ गया था। अन्ना ने पास में पड़े हुए तकिए उठाकर दरवाजे की जानिब उछाले थे। साथ में मोहब्बत की चाप ऐसी न थी क्योंकि उससे मैं बह जाती। मीटिंग में पहुंचने से पहले ही वो मीडिया की नजरों में आया था जब अचानक से होने वाले सवाल किसी ताबड़तोड़ हमले की तरह उस पर बरसने लगे थे। क्या यह सच है सर कि आपकी बहन आपके पिए के साथ भाग गई है? सर दुरेत बात और उनकी वाइफ की बात हवेली से मसलसल गैर मौजूदगी के पीछे क्या वजह है? सर आपकी वालदा की वफात के बाद आप इट्स टू मच, हटाओ इन लोगों को। गाड़ी से असेंबली पहुंचने तक वो अनगिनत लोगों के सवालों का निशाना बना था। वहीं अपने मुख्तस रूम में पहुंचते हुए उसे एक और शाख उसका मुंतजर था। वो बार बार पेशानी मसल रहा था जहां पर सामने पड़ी हुई फाइल वाकई उसके दिमाग पर हर्चे उड़ा चुके थे। कौन छाप रहा है ये बकवास चीजें? क्या है ये सब? जिन असासों का हिसाब गवर्नमेंट मुझसे लेना चाहती है वो अबाई तकसीम में है, तो भला ये सब क्यों? उसका जहन वाकई थकान में डूबा हुआ था। तभी कुछ समझ नहीं आ रही थी। अपोजिशन की तरफ से कई एक हल्कों में दामले के साथ साथ उसकी जायदाद पर भी सवाल उठाए गए थे जो पूरा वक्त इन मामलों की जांच परत में गुजारना पड़ा था। उसके अलावा हरीफों के हाथ उसके निजी मामलों में दखल अंदाजी का भी मदा लगा था। एक थका देने वाले दिन के बाद वो घर में दाखिल होकर तो गैर सनाटू ने उसका वेलकम किया था। यही हाल उसके रूम का भी था। जहाँ अना बेवक्त सोती हुई दिखाई दी तो उसने परेशानी ने आ गिरा था। एक ही वक्त में उसने तमाम लाइट्स ऑन की तो अंदाजा हुआ कि वो जाग गई है। क्या हुआ अनादिल, इतनी खामोशी क्यों है भाई? वो कोट इतर को फेंकते हुए हल्के फुल्के अंदाज में बोलते उसके करीब लेटते हुए और बैठने की पोजीशन में दराज हुआ था। अनर ने एक नागवार सी निगाह उस पर डाली थी। मजाजी दुश्मन अभी तक बढ़म है? उसका मोमी हाथ पकड़ते हुए अपने सीने पर रखते हुए कहा था, मुझे बात नहीं करनी आपसे। उसका नरोठा सा अंदाज और एटीट्यूड लेवल दलहम की सारी कसावत बहा ले गया था। उसका हल्का सा झटके देते हुए अपने पहलू में इंतहाई करीब गिराया और अपनी उंगलियां उस सर पर चलाने लगा था। कमरे में एक बार फिर से गहरी खामोशी छाई थी। अब तक जो हुआ अनादिल, हमने अपने लिए जितने फैसले किए हैं वो दो तरफा गलत फहमियों का नतीजा थे या महज जज्बातियात। वरना यह तो तुम भी जानती हो कि जब यह रिश्ता नहीं था हम दोनों की चाह थी यह रिश्ता बनाने की, और अगर किस्मत की देवी मेहरबान होगी तो हमने इस रिश्ते की बहुत नाकदरी की है अनादिल, शायद एक दूसरे के भी। उसकी हथेली के लकीरों में अपना अक्स तराशते हुए कह रहा था। दलहाम की नजरें उसके तली पर थी जबकि अना की नजरें दलहाम भहत के चेहरे पर और बोलते लब जो उसके दिल धड़का रहे थे। हर बार अनादिल बोलने पर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसे डर था कि कहीं उसे अपनी ही नजर ना लग जाए। तभी निगाहों का रुख उसके चेहरे से हटाए दुल्हन के हाथ में दबे अपने हाथों पर जमाई। मैं अपनी तरफ से हर अजाला करना चाहता हूँ, जानती हो ना? तुम मेरी जिंदगी का सुकून हो। हर मायूसी में खुदा की जात के बाद मैंने तुम्हें मौत पर जाना है और ये रिश्ता मुझे हर चीज़ से बढ़कर अजीज है। मैंने तुमसे प्यार करना, वफा सीखी है, लेकिन निभाने का सलीका नहीं है शायद। वो बहुत रूड अंदाज में बोल गए थे। अपनी ले में बोलता हुआ दुल्हन पुरजोर अंदाज में चौंका था। अन्ना एकदम शर्मिंदा हुई। वो तो उसकी हर बात का जवाब दिल में दे रही थी, फिर लबों पर कैसे? दल्हाम कोने के बाद जरा को उठते हुए उस पर झुका था। हाँ बेशक सलीका नहीं आया पर नभाना तो भरपूर तरीके से, वरना मैं तुम्हें इतने करीब जहां ना होते वरना मैं और तुम इतने करीब जहां ना होते। अन्ना के बरक्स दल्हाम का लबो लहजा जुमैनी अंदाज बनाया गया था। वो उसे आंखें दिखाते हुए थोड़ा पीछे खिसकने की कोशिश करने लगी थी जब दल्हाम ने उसकी कोशिश नाकाम बनाते हुए उसे खुद से करीब किया था। अन्ना की आंखों में खौफ नहीं था लेकिन नाराजगी अपनी जब खूब दिखा रही थी। तुम शायद नहीं जानती हो, ये आंखें अमृत जैसी हैं। लब्बू से लगते ही एक अजब सरूर देती हैं जो शायद ही किसी और चीज में हो। बिना उसकी नाराजगी की परवाह किए दुल्हन ने उसकी आंखों को चूमते हुए कहा था। उस जैसी नड्डा लड़की भी दुल्हन की इस अमल पर गुलजेर हुई थी। फिर से दोस्ती नहीं हो सकती हमारे दरमियान? उसकी आंखों में जानते हुए पूछ रहा था। एक तरफ से वो अन्ना को अपनी आंखों और लफ्जों के जरिए फिर से अपना असीर कर रहा था। इन दोनों की गुफ्तगू इतने अरसे बाद बिना तर्ज के तीर चलाए हुए दिलकश अंदाज में हो रही थी। अन्ना ने जोरों शोर से नफी में सर हिलाया था। उस शख्स की वफाएं और फिर जफाएं
उसके बाद फिर से वफाओं की दास्तान में सिर्फ एक ही शख्स का नाम रकम था और वो थी अनादिल। लब आप ही आप मुस्कुराए थे। दलाम उसके हर जन्मिश पर नगाह जमाए हुए था। आज का दिन उसके सियासी कैरियर के हिसाब से ज़्यादा अच्छा न था, लेकिन घर आते हुए हमेशा वो दफ्तरी मामला पीछे रख कर ही आता था। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। उसे खुद को तकने में मशगूल देखते हुए दलाम ने दहल दिया तो वह गड़बड़ाई थी। मुझे किसी से दोस्ती नहीं करनी, लोगों की असलियतें दुख देती हैं। अन्ना की बात सुनते हुए दलाम का छत पार कहकर बुलंद हुआ था। चलो एक मौका देकर तो देखो। वह शरीर हुआ था। नहीं देना। दो टोक जवाब अन्ना की तरफ से मिला था। अब भी नहीं। दलाम ने हल्के से उसके लब्बों का बोसा लेते हुए कहा तो अन्ना की हिम्मतें जवाब देके थी। उसका अंदाज बनाने वाला था, जुनून हारने वाला था। उसके सीने में चुपती हुई किसी बच्ची की मानद रो दे। मैंने ऐसा कुछ नहीं चाहा था दिल। मम्मा बाबा के माजी से शायद मुझे इतना फर्क ना पड़ता और जो आप इस सब का हिस्सा ना बनते। जिद आपने लगाई थी। अन्ना की कैद में आप लाए थे मुझे। वो सुर होती हुई नाक के साथ उस पर इल्जाम धर गई थी तो दिलहाम ने लब आप ही आप मुस्कुरा दिए थे। जानता हूँ मेरी इब्तिदा को इंतहा पर आप लेकर गई हैं मोहतरमा। एक बार भी हर चीज़ बुलाकर मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं खुद पर लगे हर इल्ज़ाम को मानने को तैयार हूँ। दिलहाम भी छुपा कर गया था तो अन्ना उसे ताज़ा से देखने लगी। वो कांधे उचका गया। मुझे पब्लिक प्लेस पर थप्पड़ मारा था। वह नाराज़गी का असल मुद्दा सामने लाई थी। तुम मेरे नापसंदीदा शख्स के साथ घूमोगी तो क्या फूलों की माला पहनाऊंगा? दलाल ने सरसरी अंदाज में वजाहत दी। जिस अमल के लिए वो खुद शर्मिंदा था उस पर खुलकर बात कैसे कर सकता था? मुझे कुछ नहीं पता। उसके पहले से उठते हुए बोली थी। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। कुछ देर नाराजगियों को दफन करते हुए खामोशी से उगताए हुए अंदाज में बोला ताकि अन्ना की मजीद इन्वेस्टिगेशन से बच सके। मैंने भी। अन्ना ने नकाहत बड़े अंदाज में कहा था। उसे बैठते उतरते हुए बाबू अंदाजा हुआ था कि उसके जिस्म में इतनी सख्त नहीं है वो कदम आगे ना चल पाए। क्यों? हांसमा था तो ब्रेकफास्ट रेडी करने को। वो परेशान हुआ था। बस मेरी मर्जी। उसके जवाब पर दिलहम को गुस्सा आया था। कितनी लापरवाह थी वो। खाने से तभी उसकी मुकाबले आते हुए कलाई थामी और किचन की तरफ बढ़ा था। आज शेफ दुल्हाम बाद तुम्हें अपने हाथों से कुछ स्पेशल बनाकर खिलाएंगे। दलाम ने एप्रन बांधा था जबकि वो चेयर पर बैठते हुए उसे काम करता हुआ देखने लगी थी। थोड़ा सा झुककर इन दोनों ने ही इस रिश्ते की डोरी संभाल ली थी। हाँ आपकी अदाई से तो नहीं मरी। अपने हाथों का बदजायका खाना खिलाकर मारना चाहते हैं? नाक से अनदेखी मक्खी उड़ाते हुए उसने कहा तो दलाम को तो जैसे शौक लगा था। अनादिल। दलाम ने मायूस कुन अंदाज में उसको देखा था तो वहां अन्ना के कहकों की बाहर उतरी थी जो दलाम को अंदर तक मसरूर कर गई थी। इसी नोक जोक में वो इसके लिए खाना तैयार कर रहने लगा था। मुझे कुछ अपनी चीज़ें लेनी है दुरेद। उसके सर पर पहुंची थी जो मैच देखने में मसरूफ था। लिस्ट बना दो मैं ले आऊँगा। वो सरसरी अंदाज में बोला तो प्रहान का चेहरा हिफत ज़दा हुआ था। मैं खुद लेना चाहती हूँ। उसकी बात का असर जाहिर करते हुए बोली थी। जब हर चीज़ जानती हो तो जिद क्यों? मैं कह रहा हूँ ना कि मैं ले आऊँगा। फिर आपके दुरेद का अंदाज थोड़ा सख्त हुआ था। प्रहान पाँव पठाते हुए वहाँ से निकल गई थी। वो दोबारा आई तो दुरेद टीवी ऑन किए बैठा था। प्रहान को अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। तभी वो थोड़ी देर टहलने का सोचते हुए बाहर आई थी। अपनी सोचों में गुम प्रयाण को पता ही नहीं चल सका कि वो अनजान रास्तों पर भटक गई है। जब भी एक ब्लैक मिरर गाड़ी उसके सामने आकर रुकी थी वो चौंकी। उसे पहले कि वो समझ पाती सामने मौजूद शख्स को देखते प्रयाण का सांस थमा था। वेलकम टू माई वर्ल्ड माई गर्ल। हवा से ज्यादा मुस्कुराहट लबों पर सजाए शख्स की आंखों में उसे देखते हुए चमक उभरी थी। प्रयाण को लगा कि वो अगली सांस लेने के काबिल नहीं रही है। जब भी एक अनजान सा लम्स उसे अपने वजूद पर डिंगता हुआ महसूस हुआ था और अगले ही लम्हे वो होश हर से बेगाना हो चुकी थी। उसे जब दोबारा होश आया तो उसके सामने पुरसकून जिंदगी का तस्वर मिट चुका था। हर तरफ वही हैबत पर बरसाते मुजस्मे और दीवार पर लटकती हुई अजीबा गुरी महलों की तस्वीरें उसके दिमाग को फिर से मफलूज करने लगी थी। क्यों लाए हो तुम मुझे यहाँ? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा आहार? वो रोते हुए फरियाद कर रही थी। तुमने हमारे खुदा को नाराज किया लड़की। तुम जानती हो तुम्हारे जाने के बाद तो जैसे उठ ही नहीं सका। एक तुम्हारी खातर क्या क्या नहीं सहा। क्या मैंने और आहर तुम और आहर आज तुम मेरे पास हो। जीत आरजे की हुई। उसकी मकरू हंसी बार पढ़ियान ने झुरझुरी ली थी। वह रस्सों में झुकरी गई थी। एक बार फिर से उनकी होली खेली गई थी लेकिन अब के उसे अपने जिस्म से नुचड़ता हुआ खून और लूसीफर की जिन्नत बनते अपनी आंखों से देखा था। वो कमजोर हवास की लड़की ज्यादा देर ये सब सह नहीं पाई थी। पहाड़ों के दामन पर चमकता हुआ दिल उसके साथ लिखा गया वेलकम टू मरी। स्याहों की एक सेल्फी का मरकज जरूर बनता था। धलाम उसका हाथ हमें सुस्त रवि से ऊंची नीची ढलवान पर चढ़ता हुआ उसे माल रोड लाया था। जहाँ स्नोफॉल के साथ ढाबे की बनी हुई चाय पीने का शक उसे खींच लाया था।
उसकी निस्बत अनाज सर्दी की शिद्दत से कपकपा रही थी। ऐसे कौन करता है? दिल चाय ही पीनी थी, मैं घर में बना लेती। उसने एक बार फिर से उसे यहाँ आने पर नाराजगी जताई थी। तुम्हें यह सब अच्छा नहीं लग रहा अनादिल? ये जिंदगी से भरपूर साथ लेते हुए वजूद, बेफिक्री से मुस्कुराते हुए चेहरे, गुलाम उसके हाथों को अपने हाथों में लिए हुए उनके रगड़ते हुए नरमे पहुंचा रहा था। बहुत अच्छा लगता है ये सब दिल, लेकिन जाने क्यों मेरा दिल उदास उदास सा है। उसके कांधे पर सटकाई बोली थी और इस वह दोनों ही सैर तफरी करने के लिए आए लोगों को देख रहे थे। आप दुल्हन बहताना फेमस पॉलिटिशियन सामने से आते हुए शरीर लड़कियों के टोले में से एक ने रुका कहा तो दुल्हन ने मुस्कुराते हुए असबाब में सर हिलाया। ओह, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप हमारे सामने हैं। गाइस मीट ही, ये हैं हमारी नौजवान नस्ल के नुमाइंदे दुल्हन बत। बहुत छोटी उम्र में बड़ा नाम कमाया है उन्होंने। वह लड़की जो दुल्हन की मदद थी, अपनी दोस्त के सामने भी उसकी मदद सराई करने में मशगूल थे। वो सब भी दुल्हन से हेल वाल करने लगे थे। अन्ना का दिल फिर से बेचैनी की चादर ओढ़ने लगा था। वो इधर उधर देखते हुए वक्त गुजारने लगे थे जब उसका बीपी हाई हुआ था, जब दुल्हन उस लड़की का हाथ हमें हंस हंस का कुछ कह रहा था। अनादिल पाँव पटाती हुई वहां से हटी थी। जब दुल्हन की नजर उसके बिगड़ते नकुश पर पड़ी तब फौरन इन लड़कियों से माजरत करता हुआ उसके पास आया था। क्या हुआ? वो उसका हाथ थामना चाहा था जब अन्ना ने फोन से झटक दिया। अनादिल, दुल्हन को अपना हाथ झटकना बिल्कुल पसंद नहीं आया था, तभी सख्त आवाज में कहा था। अन्ना ने उसे बेबसी से देखा और उसके सीने पर सर टकाया। दुल्हन को इतना तो अंदाजा था कि वह उदास है, पर क्यों है ये वजह तो उसे भी मालूम नहीं थी। दुल्हन को क्या बताती? कुछ ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? मुझे बताओ। वो पब्लिक प्लेस पर ही एक दूसरे में मगन से ठहरे थे। मुझे अच्छा नहीं लगा आपका इस लड़की का हाथ थामना, अन्ना ने बड़मिला इजहार किया तो दुल्हन के लबों पर मुस्कुराहट के लिए उसकी तरफ झुका था। जेलस हो रही हो या मुझ पर एतबार नहीं है? वो पूछ रहा था। अन्ना को अपना भड़म भी रखना था। दोनों ही नहीं है, बल्कि मुझे बस अच्छा नहीं लगा, उसने अपनी बात पर जोर दिया तो दुल्हन ने काचिन बजा लाते हुए सर हम किया। ओके मैडम, आइंदा से ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी। हालांकि वो जस्ट ऑटोग्राफ लेना चाह रही थी मुझसे। दुल्हन ने नामहसूस अंदाज में सफाई दी थी, पर अन्ना की गुड़िया पर सख्त कंधा होते हुए अपने कान पकड़े तो अन्ना का कहका बेसाता था। उसने बड़ी मुश्किल से ये मुस्कुराहटें और कह के किस्मत से कुशादे किए थे और उन्हें खोना नहीं चाहता था। वो एक स्टॉल पर रुका तो अन्ना टहलते टहलते आगे बढ़ने लगी। जब वहां सिम से आता हुआ शख्स उसे टकराया था। वो चौंकी। ब्लैक हुडी में सरता पैर लेटे हुए शख्स ने जरा सा हुडी कैप सरकाते हुए एक मुस्कुराहट उसकी जान उछाली थी। अन्ना के लब्बों से मुस्कुराहट पल में सिमटी थी जब उसने अन्ना का हाथ थामे उसका एक पर्चा पकड़ाया और तेजी से वहां से निकल गया। अन्नादिल वह गुमसुम से सड़क के इस पार गायब होते हुए शख्स को देख रही थी जब अपनी पूछ से आती हुई दुल्हन की आवाज पर चूंकि। क्या हुआ? कहाँ चली गई थी तुम? दुल्हन ने उसे पास आता हुआ देखकर अपने बाजू के गेड़ में लेते हुए कहा, जबकि उसका पसीना पसीना होता हुआ चेहरा दुल्हन को चौंका गया था। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? उसके माथे और फिर रुखसारों से अपनी हथेली मिस करते हुए बोला था। हाँ, मैं ठीक हूँ, घर चले, मुझे ज्यादा ठंड लग रही है। वो अपने चेहरे से दुल्हन का हाथ हटाए अपने लजरते हाथों में लेते हुए बोली थी। ठंड लग रही है तो चेहरे पर पसीना क्यों? वो उलझा था। अगर आपने ऐसे ही जरा करनी है तो मैं अकेली घर में चली जाऊंगी। मुट्ठी में दबे पर्चे को मजीद दबाते हुए वो लड़खड़ाते लहजे में बोली तो दुल्हन कुछ उलझते हुए उसे लिए घर वापस आ गया था। कुछ देर पहले तक वो नॉर्मल थी, फिर ऐसा अचानक क्या हो गया? घर आते वो बिस्तर में दब गई थी, जबकि दुल्हन ने उसे ज्यादा छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। अन्ना भी यकीनी का शिकार थे, जबकि मुकाबले तासुब बड़ी निगाहों से उसको देख रहा था। यही सच है अन्ना, दुल्हन की निगाह हमेशा से परेशान पड़ रही है। उसने बड़ी सच्चाई और क्या होगी कि वो इनफ। अगर मैं इतनी देर से कुछ बोल नहीं रही उसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगे। दुल्हन बात क्या है, उनका क्या करदा है, मैं तुमसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ उन्हें। ओ, जैसे दुल्हन बस से मिले हुए जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं, वो बचपन के दोस्त से ज्यादा जानने की दावेदार है। अगर ऐसा है तो एक बार उसे पूछो ना कि उसे क्या मसला है मुझसे, और रम्स का निकाह मूसा से करवाना, तुम्हें मेरे साथ देखकर इतना शदीद रद्द-ए-अमल देना। कुछ तो दिमाग के पर्दे खोलो ना अन्ना बीबी। वो बिना उसकी घर चमक का नोटिस लिए हुए तसल्ली से दोनों बाजू सीने पर बांधे उसे बागौर देख रहा था, जो सादा कुर्ती के साथ घेरदार ट्राउजर और एक लंबा सा दुपट्टा लिए वहां मौजूद कई तरहदार लड़कियों से मुनफरिद दिखाई दे रही थी। वो आरजे से मिलने आई थी। चूंकि उसने अपना सेल ऑफ कर दिया था, इसलिए आरजे ने उसे शायद फॉलो किया था, उसे मिलने का पैगाम दिया था। मुझे उनसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, जब मुझे पता है कि यह सरासर बकवास है। पढ़ियान और रम्स उनके लिए बच्चों की तरह है। और हाँ, मुझे पता था तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगी। कुछ प्रूफ लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए, चाहो तो घर जाकर तसल्ली से देख लेना उसे।
उसने एक पेन ड्राइव उसको पकड़ाई थी। अन्ना ने कहर बरसाती निगाहों उसको देखा था और बिना ड्राइव लिए हुए जाने को मुड़ी थी। ये मौका हर बार नहीं मिलेगा मिसेस अनाद इलाहाबाद। जिन रास्तों की खोज में तुम यहाँ तक आई हो वो यकीनन नाइट मेयर बनकर तुम्हें बेसुकून करते रहे होंगे। आरजे की आवाज़ पर उसके कदम रुके थे। एक खोजती निगाह उस पर डाली तो क्या उसका चेहरा इतना बोलता था कि उसकी बेचैनी को बाम किया था। आरजे ने कंधे उचकाते हुए वो ड्राइव अपनी पॉकेट में रखना चाही थी जब वो तेजी से उसके पास आई और पिन ड्राइव लेते हुए भागते हुए कदमों से वहां से निकली थी। दिल्हाम के भेजे बंदे ने इस टैक्स छोड़ा था जबकि वो अपनी मीटिंग्स में बेताशा मसरूफ था जब जिसकी बिना पर वो कुछ देख नहीं पाया था। घर आते ही अना ने उस ड्राइव को साथी से थाम रखा था। जाने क्या राज पोशीदा था इसमें। धड़कते दिल से वो फोन से लैपटॉप लेकर बैठी थी और ड्राइव ओपन किया जहाँ कई एक शॉर्ट क्लिप्स मौजूद थे। भाई हमारी मोहब्बत को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि परिहान उन्हें नहीं मिली। सामने मौजूद लड़की और उसकी बात ने अन्ना के हवास शैल किए थे। हर वीडियो ही अलग थी जहाँ रम्स और कई परिहान मौजूद थी। एक तस्वीर में नींद बढ़ाना मौजूद लिए परिहान दुल्हन के गले लगी हुई थी जहां परिहान का चेहरा वाज़ह था पर दुल्हन का साइड पोस्ट ही दिख रहा था। एक से बढ़कर एक तस्वीर और आखिरी वीडियो ने तो जैसे सांस ही साकत काट दी थी। बेशर्मी के हद को पार करते हुए रम्स और मूसा। अन्ना का दिमाग पूरी शिद्दत से स्टिक हो चुका था। ये थे दुल्हन भक्त के राज जो अन्ना से छुपाते हुए वो घर वालों से और अपने राजू को तदमीन चाहता था। और आरजे वो चंद तस्वीर जो आरजे और दुल्हन के स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी दौड़ की थी उन्हें बेहतरीन दोस्त साबित कर रहे थे। अन्ना का दिमाग मुकम्मल मौफ हो चुका था। चेहरा आंसू से तरबतर था। अगले ही लम्हे उसने लैपटॉप को उठाए हुए दीवार पर मारा था। तलाम का ये कौन सा रूप था। और परिहान रम्स मूसा कितने गंदे और गंदगी में लतरे हुए इंसान हैं। दुरेद तो क्या दुरेद अपनी बीवी और दलाम के इस गंवने चेहरे से वाकफ था। हाँ शायद तभी वो अपनी शादी के फौरन बाद वहां से चला गया था। और दलाम वो भी तो अपने वलीमे की रात ही उसे लेकर चला आया था। अन्ना कहाँ थी इन सब में। वो ज़ारोकुदार रोते हुए बेडशीट को सख्ती से बीचते हुए बेड के कोने पर सर टका गई थी। उसे परिहान का दलाम से खींचा खींचा अंदाज याद आ रहा था। उसका शर्माना ललचाना अन्ना को एक बार फिर से पछतावे गिरने लगा था। उसका दिल चाहा था कि हर चीज़ तहस नहस कर दे और वो ऐसा कर भी रही थी।